नमस्कार बंधुओं। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेंशन ऑफ द न्यू वर्ल्ड एंड कॉलोनियलिज्म ऑफ अमेरिका, अर्थात नई दुनिया की खोज और अमेरिका का उपनिवेशीकरण। इस संबंध में हम बात करेंगे। इसमें आपको बताएंगे कि किस तरीके से नई दुनिया की खोज हुई और किस तरीके से यूरोपीय लोग जाकर धीरे धीरे अमेरिका में बसने लगे और अमेरिका को अपना उपनिवेश बना लिया, और उसके बाद किस तरीके से अमेरिका के लोगों ने क्रांति की थी। तो इस पूरे के पूरे विषय वस्तु पर हम विचार करेंगे। तो इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नई दुनिया की खोज और अमेरिका का उपनिवेशीकरण, इस बात पर हम बात करेंगे। तो आपको हम बता दें कि 15वीं सदी से पहले केवल जो यूरोपीय क्षेत्र था, अफ्रीका, एशिया, ये क्षेत्र ही ज्ञात क्षेत्र था। इसी को दुनिया माना जाता था, संसार माना जाता था। जैसे कि यहाँ पर हमने मानचित्र लगाए हुए हैं। इसमें सबसे राइट हैंड साइड में जो मानचित्र दिया हुआ है, इसमें आप देखेंगे कि ये पूर्वी गोलार्ध है। हमारी पृथ्वी जो है वो 4 गोलार्धों में बटी हुई है। पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध ये देशांतर की स्थिति के अनुसार है, और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध ये अक्षांशीय स्थिति के अनुसार है। तो हम अगर देशांतरी स्थिति के अनुसार देखें तो जो आप सबसे दाईं ओर जो मानचित्र देख रहे हैं, इस मानचित्र के अंदर ये पूर्वी गोलार्ध है, और इस पूर्वी गोलार्ध में ही पहले इसी को दुनिया माना जाता था। और इसमें आप देख रहे हैं अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, और नीचे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दिखाए गए। यद्यपि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी 15वीं सदी से पहले ज्ञात क्षेत्र नहीं थे, तो केवल इसी को दुनिया माना जाता था। इसके बाद जो बीच में गोल देख रहे हैं आप, मानचित्र देख रहे हैं, ये है नई दुनिया, जिसकी की खोज की गई 15वीं सदी के अंत में। तो इसके बारे में हम बात बताएंगे कि किस तरीके से इसकी खोज की गई। और इसके बाद सबसे बाईं ओर जो आप देख रहे हैं, ये है नई दुनिया का क्षेत्र जिसकी खोज की गई थी, जिसमें आप देख रहे हैं अटलांटिक महासागर है, दक्षिण अमेरिका है, उत्तर अमेरिका है, और फिर प्रशांत महासागर का क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है इसको नई दुनिया के नाम से जाना गया था। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इस नई दुनिया की खोज हुई, कैसे यहाँ पर उपनिवेशीकरण हुआ। तो आप देखेंगे कि यहाँ नई दुनिया की खोज और उसका उपनिवेशीकरण, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो 1492 ईस्वी में यूरोप के पुर्तगाल देश का निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस सबसे पहले नई दुनिया की खोज करने के लिए निकला। और खास तौर से वो नई दुनिया क्या, वो खोज करने निकला था भारत की, क्योंकि भारत का नाम बहुत सुन रखा था, लेकिन भारत के बारे में कोई भी मार्ग ज्ञात नहीं था जिससे कि यूरोपियन लोग भारत तक पहुंच सके। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने ये अभियान अपने हाथ में लिया कि हम भारत की खोज करेंगे, और वो अपनी नाव लेकर के चल पड़ा। वो अटलांटिक महासागर, अंध महासागर में आकर के वो मार्ग भूल गया, क्योंकि उसके पास उस समय समुचित दिशा सूचक नहीं थे, और वो बजाय पूरब की ओर आने के पश्चिम की ओर मुड़ गया। और पश्चिम में वो जहां वर्तमान दक्षिण अमेरिका है और मध्य अमेरिका के क्षेत्र में, वहां पर जब पहुंचता है तो आप पहले देखेंगे कि बाईं ओर पहले चित्र में कोलंबस का चित्र है। बीच में आप देखेंगे कि कोलंबस की नावें हैं और उनके कुछ साथी हैं जिसके साथ वो चल रहा है। और सबसे दाईं ओर देखेंगे आप कि कोलंबस कुछ लोगों के सामने खड़ा हुआ है। यही वे लोग हैं जो सबसे पहले उसने देखे थे, जो वर्तमान गुयाना क्षेत्र है, वहां उसके तट पर पहुंचा था कोलंबस, और उसके दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि वो इंडिया को खोज करने निकला है, इंडियंस की खोज करने निकला है। तो जब दूर से उसने देखा तो ये आग से तापते हुए लोग खड़े थे जो उसको लाल रंग के दिखाई दिए, इसलिए उन लोगों को दूर से ही उसने कहा, ओह रेड इंडियंस। तो रेड इंडियन शब्द उनको दिया, और तब से लेकर आज तक
वे लोग रेड इंडियंस के नाम से जाने जाते हैं, जबकि ना तो वो रेड हैं और ना ही इंडियंस हैं। तो ये बात बताई गई थी, ये बात पता चली है तथ्यों के द्वारा कि इस तरीके से कोलंबस ने इस क्षेत्र की खोज की थी। इसके बाद 1501 ईस्वी में इटली का एक नाविक एक नए अभियान के साथ निकलता है जिसका नाम है अमेरिगो वेस्पुची, और ये दक्षिण अमेरिका में ब्राजील जो देश जहां पर वर्तमान है वहां तक की यात्रा करता है। यहां पर आप देखेंगे कि मध्य में हमने एक मानचित्र सबसे दाईं ओर आप देखेंगे, ये अमेरिगो वेस्पुची है, व्यक्ति है जो कि निकला है नाव लेकर के। और इसके बाद देखेंगे कि इसके आने का जो रूट है वो नीले रंग से दिखाया गया है। बीच के मानचित्र में आप देखेंगे तो किस तरीके से यूरोप से आता है अंध महासागर होते हुए, और पहले वो गुयाना के क्षेत्र में पहुंचता है, फिर थोड़ा और आगे ब्राजील पहुंचता है, और फिर ये क्रम शुरू हो जाता है यूरोपियंस के आने का, और फिर अमेरिगो वेस्पुची वापस जाता है। इधर आप देखेंगे तो ये जो नई दुनिया क्षेत्र की खोज की गई, जहां पर आपको दक्षिण अमेरिका दिखाई दे रहा है, मध्य अमेरिका दिखाई दे रहा है और उत्तर अमेरिका दिखाई दे रहा है, यही है वो नई दुनिया जो यूरोपियंस ने खोजी थी। तो इसी अमेरिगो वेस्पुची के नाम के आधार पर ही इस पूरे क्षेत्र का नाम अमेरिका रखा गया था। तो इस तरीके से 1501 ईस्वी में अमेरिका का नामकरण किया गया था अमेरिगो वेस्पुची के द्वारा। आप देखेंगे कि जब अमेरिगो वेस्पुची ने इस क्षेत्र के लिए मार्ग खोज दिया, कोलंबस ने मार्ग खोज दिया था, तो फिर यूरोपियंस लोग बड़ी तेजी के साथ इन क्षेत्रों में जाने लगे और धीरे धीरे बसने लगे। ठीक है, तो यहाँ 1700 ईस्वी के आसपास इस तरीके का सेटलमेंट हुआ था। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि जो यूरोपीय देशों के लोग आए यूरोपीय क्षेत्र के, उन लोगों ने किस तरीके से विस्तार किया। तो यहाँ पर देखिए जो यूरोपियन लोग आए थे उसमें इंग्लैंड, इटली, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इन सभी देशों के लोग आए। इनमें स्पेन के लोगों ने आकर के यहाँ दक्षिण अमेरिका में देखा कि यहाँ पर दो सभ्यताएं थी, बहुत विकसित सभ्यताएं मानी गई हैं, जिनके बारे में पता चला है। एक सभ्यता इंका जो कि पेरू में थी, और दूसरी एज़टेक जो कि मैक्सिको में थी। इन दोनों सभ्यताओं को बुरी तरीके से स्पेन के निवासियों ने लूट लिया और उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया। और अब इस तरीके से क्या हुआ, इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, पुर्तगाल, फ्रांस तथा जर्मनी आदि के तमाम लोगों ने यात्राएं शुरू कर दी और अमेरिका में धीरे धीरे हस्तक्षेप शुरू कर दिया, वहां से चीजों को लाना और ले जाना शुरू कर दिया। 16वीं सदी में इंग्लैंड और स्पेन के बीच इस क्षेत्र में भयंकर युद्ध हुआ था, और ये जल युद्ध था, क्योंकि ये नौकाओं के द्वारा लड़ा गया था, जहाजों के द्वारा लड़ा गया था, और इस युद्ध में इंग्लैंड ने स्पेन को पराजित कर दिया था। क्योंकि इंग्लैंड के पास बहुत बड़ी नौसेना थी, बहुत शक्तिशाली नौसेना थी, और इंग्लैंड विश्व के विशाल क्षेत्र पर शासन कर रहा था, जिससे कारण से वो संसाधन परिपूर्ण था। 16वीं सदी में ही इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ जिस समय थी, उन्होंने पूरे इंग्लैंड के अंदर हर तरीके का सुधार किया था, चाहे वो धार्मिक सुधार हो, सामाजिक सुधार हो, आर्थिक सुधार हो, व्यापार हो, सभी किया था। और उसी समय इंग्लैंड के कुछ लोग थे जिन्होंने ग्रुप बनाया, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, और उन लोगों ने इजाजत मांगी कि वो जो दूसरे देश हैं वहां पर व्यापार करना चाहते हैं, और व्यापार करने की ये अनुमति मिल गई, साथ ही बस्तियां बसाने की भी अनुमति मिल गई। और उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी, जो कि भारत और तमाम दूसरे क्षेत्रों में आकर जिसने व्यापार किया था। उसी तरीके से इंग्लैंड के लोग अमेरिका में भी धीरे धीरे जाने लगे और बस्तियां बनाने की कोशिश करने लगे। रानी एलिजाबेथ के बाद राजा जेम्स प्रथम गद्दी पर बैठे थे इंग्लैंड के, और जेम्स प्रथम ने 1606 ईस्वी में 2 कंपनियों को अमेरिका में व्यापार करने की इजाजत दी थी, और ये कंपनी थी, एक का नाम था लंदन
और दूसरी का नाम था प्लीमथ। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से यूरोपीय देशों के लोग अमेरिकी क्षेत्र में विस्तार करना उन्होंने शुरू कर दिया है, अपने पांव पसारना शुरू कर दिया है, और अब 2 कंपनियों को इजाजत मिल चुकी है कि वे अमेरिका में व्यापार कर सकती हैं। इसके बाद देखेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेम्सटाउन। इसके बाद जेम्सटाउन नगर की स्थापना होती है वर्जीनिया क्षेत्र में, जेम्स नदी के किनारे पर। ये क्रिस्टोफर के द्वारा ये नगर बसाया गया था, जो कि पहला नगर था, पहली बस्ती थी अंग्रेजों की जो अमेरिका में बसाई गई थी। तो 1607 ईस्वी में ये घटना कब हुई थी? 1607 ईस्वी में कप्तान क्रिस्टोफर के द्वारा 120 अंग्रेजों को लेकर के ये पहली बस्ती बसाई गई थी वर्जीनिया क्षेत्र में, जिसको जेम्सटाउन नाम दिया था। जेम्सटाउन क्यों दिया गया था? क्योंकि जेम्स उस समय राजा था इंग्लैंड का, और उसी के नाम पर ये नगर बसाया गया था। हम आपको बताना चाहेंगे कि वर्जीनिया ये क्षेत्र तंबाकू के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, और इस समय आप देखेंगे वर्जीनिया विल्स नाम आपने सुना होगा, विश्व की सबसे बड़ी तंबाकू की कंपनी है जो सिगरेट सप्लाई करती है पूरे विश्व के अंदर। तो ये क्षेत्र जो है वो अंग्रेजों की द्वारा 1607 ईस्वी में यहाँ पर नगर बसाया गया था, और इस संसाधन पूर्ण क्षेत्र पर लगभग कब्जा कर लिया गया था। इसके बाद यहाँ पर अनेक लोगों ने बहुत समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि वहां पर अंग्रेज बस के और बड़ी आसानी से रहने लगे, वहां पर उन्हें तरह तरह की बीमारियां होने लगी, क्योंकि जलवायु अलग प्रकार की थी, मौसम अलग प्रकार का था, संसाधन अलग प्रकार की थी, वहां बीमार पड़ने लगे, मरने लगे, और लगभग 3/4 लोग मर गए। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं हारी, और ये लोग बराबर संघर्ष करते रहे और व्यापार करते रहे। 1614 ईस्वी में सबसे पहला तंबाकू से भरकर के जहाज आया, जेम्सटाउन से इंग्लैंड पहुंचा। जेम्सटाउन से तंबाकू का भरा हुआ जहाज इंग्लैंड पहुंचा। तो ये एक बड़े व्यापार का पहला कदम था जब ये जहाज पहुंचा था। और इसके बाद क्या हुआ? निरंतर विकास होता गया और बस्तियां बढ़ती चली गईं, अंग्रेजों का व्यापार बढ़ता चला गया। अब 18वीं सदी तक आते आते क्या स्थिति बन गई कि 1775 ईस्वी तक अमेरिका के अनेक तटवर्ती क्षेत्रों में बहुत सारी यूरोपियन बस्तियां बस गई, और इन यूरोपियन बस्तियों में सबसे ज्यादा संख्या अंग्रेजों की थी, और ये लगभग 90% थी। बाकी जो थे 10% में, उसमें फ्रांसीसी भी थे, पुर्तगाली भी थे, जर्मन भी थे, स्पेनिश भी थे, और कुछ थोड़े बहुत अन्य देशों के लोग भी थे। तो सबसे ज्यादा बोलबाला किसका हो गया? अंग्रेजों का हो गया। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने यहाँ पर बस्तियां बसाकर उपनिवेशीकरण शुरू कर दिया लगभग। और अमेरिका में अब क्या हुआ? यूरोपीय उपनिवेशों का तेजी से विस्तार और विकास होने लगा, खूब व्यापार होने लगा, संसाधन खूब उनका दोहन होने लगा। और सबसे खास बात आपको बताएं कि इसी समय भारत में भी अंग्रेज बहुत मजबूत स्थिति में आ चुके थे। 1764 ईस्वी के बक्सर के विद्रोह के बाद राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू हो गया था। तो बहुत सारा सामान भारत से लादकर वो अमेरिका पहुंचाते थे, बहुत सारा अमेरिका का सामान भारत पहुंचाते थे। तो इस तरीके से एक व्यापार का बहुत बड़ा त्रिकोण बन गया था, इंग्लैंड अमेरिका भारत, भारत अमेरिका इंग्लैंड। इस तरीके से बहुत तेजी के साथ अंग्रेजों ने ये विस्तार किया। अब अमेरिकी संसाधनों का दोहन होने लगा, एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द अमेरिकन टेरिटरी। अब जब दोहन होने लगा और वहां के लोगों का शोषण होने लगा, क्योंकि शोषण इसलिए होने लगा क्योंकि अमेरिका के जो लोग थे वो उनको दास बना करके रख रहे थे अंग्रेज, इसलिए उनका शोषण होने लगा। और इन सब के कारण से, संसाधनों के दोहन के कारण से, लोगों के शोषण होने के कारण से अमेरिका के लोग अब अंग्रेजों से नफरत करने लगे, असंतुष्ट हो गए। और इस तरीके से यहां पर मैंने एक मानचित्र दिखाया है, अमेरिका ऑन द ईव ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो जब असंतोष हो गया तो अमेरिका में क्रांति की बू आने लगी। अमेरिका के लोग अंग्रेज नीतियों का विरोध करना उन्होंने शुरू कर दिया एक तरीके से। लेकिन अभी भी स्थिति
ऐसी नहीं थी कि अमेरिका के लोग लड़ करके अंग्रेजों को भगा देंगे, क्योंकि ये अभी तक कोई संगठित विद्रोह नहीं हो रहा था। असंगठित रूप से तो हो रहे थे। यहाँ पर मैंने एक मानचित्र लिया हुआ है 1775 ईस्वी का। 1776 ईस्वी में अमेरिका में क्रांति शुरू होती है। उससे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से इस क्षेत्र के अंदर विभिन्न देश के, यूरोपियन देशों के लोगों ने कब्जा कर रखा है। और ये वो क्षेत्र है अमेरिका का जो सबसे ज्यादा संसाधन पूर्ण था। और ये 13 प्रमुख क्षेत्र थे। ये जो उपनिवेश बनाए गए थे, ये 13 प्रमुख क्षेत्र थे जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो उपनिवेशों की जो स्थिति थी वो क्या थी कि ये 3 भागों में बटे हुए थे, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। उत्तरी क्षेत्र में खास तौर से मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर, रोड और टापू थे। ये उपनिवेश जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर ठंड पड़ती थी, बर्फ पड़ती थी, इसलिए खेती के लिए उपयुक्त नहीं थे। परंतु यहाँ से लकड़ी, मछली और जो फॉरेस्ट रिसोर्सेस हैं वो मिलते थे। इंग्लैंड का जहाज बनाने का कारखाना सबसे बड़ा यहाँ पर था। इसके बाद मध्य क्षेत्र देखें। मध्य क्षेत्र में न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और मैरीलैंड ये प्रमुख क्षेत्र थे। यहाँ ये उद्योग की दृष्टि से बहुत ही विख्यात थे। इस क्षेत्र के अंदर गन्ना खूब उत्पन्न होता था, जिसके कारण शराब और चीनी उद्योग यहाँ के प्रमुख थे। दक्षिणी क्षेत्र में अगर हम देखें तो उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना और वर्जीनिया ये प्रमुख थे। यहाँ की जलवायु थोड़ी सी गर्म थी, जिसके कारण से यहाँ पर अनाज, गन्ना, तंबाकू, गेहूं, कपास इत्यादि होता था। तो इस तरीके से बड़े ही महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। अब अमेरिका में जो अंग्रेजों के द्वारा 13 उपनिवेश बनाए गए थे वे इस प्रकार से थे: न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वानिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना और जॉर्जिया। ये वे क्षेत्र थे जहां पर अंग्रेजों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए हुए थे। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आखिर ये यूरोपीय लोग अमेरिका की तरफ क्यों भागे, इनके प्रव्रजन के क्या कारण थे, इनके माइग्रेशन के क्या कारण थे। तो जल्दी से थोड़े थोड़े बिंदुओं पर विचार करते हैं। सबसे पहली चीज, यूरोप में होने वाले युद्ध। यूरोप में जो राजतंत्रीय व्यवस्था थी और सामंतशाही व्यवस्था थी वो बहुत ही अशांतपूर्ण व्यवस्था थी, जिसके कारण पूरे यूरोप में युद्ध होते रहते थे। तो उन युद्धों से परेशान होकर के यूरोपीय निवासी दूसरे देशों में जाकर आराम से रहना चाहते थे, इसलिए वो नए क्षेत्रों की खोज ज्यादा कर रहे थे। अगली बात, यूरोप में गरीबों को दास बनाना। यूरोप में जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसमें पिरामिड व्यवस्था थी। पिरामिड व्यवस्था का मतलब था कि सबसे उच्च पद पर राजा होता था, उसके नीचे ड्यूक्स, अर्ल, बैरन्स, नाइट्स ये सामंत होते थे, और उसके फिर ये जनता होती थी। और जनता में भी 2-3 वर्ग थे: स्वतंत्र किसान, दास किसान और दास। तो जो गरीब लोग होते थे वो दास के रूप में रहते थे, और इन दासों के ऊपर बड़े अत्याचार किए जाते थे, जबरदस्ती इनसे काम कराया जाता था और इनको भोजन तक खाने को नहीं दिया जाता था। और एक सामंत के यहाँ पर जब ये परेशान होकर अगर भागना भी चाहते थे तो दूसरे क्षेत्र में जब जाते थे तो दूसरे क्षेत्र का सामंत पकड़कर इनको मार लगाता था और ये कहता था कि तुमने अपने मालिक की प्रति वफादारी क्यों नहीं दिखाई। तो कहने का मतलब ये था कि ये दास बहुत ही परेशान थे। तो ये दास व्यवस्था के कारण बहुत सारे लोग जो है वो दूसरे क्षेत्रों की ओर आकर्षित हुए। अगली बात, अमेरिकी क्षेत्रों से आर्थिक लाभ कमाना। बहुत सारे सामंत ऐसे थे जो अमेरिका के क्षेत्र में आकर के संसाधनों का दोहन करके आर्थिक लाभ कमाना चाहते थे। अगली बात, धार्मिक स्वतंत्रता की लालसा। हेनरी सप्तम के बाद इंग्लैंड में धार्मिक उथल पुथल शुरू हो गई थी, क्योंकि हेनरी अष्टम जब था तो उसकी विवाह की जो समस्या थी जिसमें पोप ने स्वीकृति नहीं दी थी, तब से हेनरी अष्टम और पोप के बीच संघर्ष शुरू हो गया था, और वो संघर्ष निरंतर बढ़ता चला जा रहा था और वो संघर्ष विचारधारा का संघर्ष बन गया था।
तो हेनरी रस्टम के बाद एडवर्ड सस्टम, उसके बाद मैरी ट्यूडर और उसके बाद एलिजाबेथ आई। तो एलिजाबेथ ने आकर के यद्यपि स्थिति को संभालने की कोशिश की और लगभग 50 वर्षों तक अपने शासनकाल में स्थिति को अच्छा बनाए रखा, लेकिन उसके बाद चार्ल्स के समय में फिर गृह युद्ध हो गया, जिसके कारण फिर स्थिति बिगड़ गई। तो इन धार्मिक विचारों के कारण लोग स्वतंत्रता चाहते थे, लोग सरल विचार चाहते थे, इसलिए वो इंग्लैंड से बाहर जाना चाहते थे। अगली बात, राजनीतिक उत्पीड़न। राजनीतिक उत्पीड़न बहुत होता था। कहने का मतलब ये है कि यदि राजा प्रसन्न है, जो शक्तियां थी, जो राजनीतिक शक्तियां थी, वो 3 हाथों में थी, 3 लोगों के पास थी। सबसे पहले राजा, जो कि प्रायः निरंकुश हुआ करते थे, उसके बाद सामंत और उसके बाद चर्च। तो ये तीनों ही लोग मिलकर क्या करते थे? एकमात्र काम करते थे कि जनता को कैसे परेशान किया जाए। इससे राजनीतिक उत्पीड़न से परेशान होकर भी लोग बाहर निकले। इसके बाद देखेंगे और जो कारण क्या थे, राजा चार्ल्स के समय हुए गृह युद्ध से उत्पन्न स्थिति। राजा चार्ल्स के समय में गृह युद्ध हो गया और उस गृह युद्ध में लोगों को सफलता तो नहीं मिली, चार्ल्स विजयी हुआ। तो जो असंतुष्ट लोग थे, वो जब जीत नहीं सकते अव्यवस्था से, तो फिर उस व्यवस्था को छोड़ देना ही उचित समझते। इसके कारण से इंग्लैंड से लगभग पलायन की स्थिति बन गई। आगे देखें, जर्मन राजाओं की निरंकुशता। ये नहीं कि केवल इंग्लैंड में ही स्थिति खराब थी, यूरोप के दूसरे देशों में भी लगभग वही स्थिति थी, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, स्पेन हो। तो उन देशों में भी निरंकुशता की स्थिति थी। जर्मन क्षेत्र में भी, जहाँ छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, वहाँ के राजा भी, वहाँ के इलेक्टर भी परेशान करते थे जनता को। लिहाजा वहां से जो भी लोग निकलने लायक थे, वो निकलने की कोशिश कर रहे थे। अगली बात, अन्य यूरोपीय देशों की विषम परिस्थितियां। दूसरे यूरोपियन देशों में भी बहुत ही विषम परिस्थितियां चल रही थी, जैसे इटली था। तो इटली में भी परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी, लिहाजा वे लोग भी बाहर निकलना चाहते थे। अगली बात, अमेरिका में प्रवास एवं आवासित अनुकूल परिस्थितियां। अमेरिका के अंदर रहने के लिए, प्रवास का मतलब थोड़े समय तक रहने के लिए, और आवास का मतलब वहां स्थायी रूप से रहने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनती चली गई, जिसके कारण से ये लोग, यूरोपियन देशों के लोग, वहां पर जाकर के बस्तियां बसाने लगे, व्यापार करने लगे, अन्य आर्थिक गतिविधियां करने लगे और विकास करते चले गए। अंतिम और महत्वपूर्ण बात जो थी, वो थी अमेरिका में उपलब्ध अपार संसाधनों का आकर्षण। अमेरिका संसाधनों से परिपूर्ण था। सोना, चांदी, कृषि संसाधन, खनिज संसाधन, सभी प्रकार के संसाधन थे। या मैक्सिको, जो कि चांदी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है इस समय, उस समय भी वहां पर चांदी थी, और वहां सोना चांदी के लिए इन यूरोपियन देशों के अंदर आपस में युद्ध भी हुआ था, खासतौर से इंग्लैंड और स्पेन के बीच हुआ था। तो कहने का मतलब था कि अमेरिका के अंदर इतने संसाधन थे कि तमाम यूरोपीय देश वहां पर जाकर उनका दोहन करना चाहती थी और अपनी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहती थी। तो ये मैंने चीज आपको बताई है, आपको बातें बताई हैं कि किस तरीके से नई दुनिया की खोज हुई और किस तरीके से यूरोपियन लोग वहां पर जाने लगे और कैसे धीरे धीरे बसने लगे, व्यापार करने लगे, विकास करने लगे, लोगों पर शासन करने लगे। और स्थितियां जब बिगड़ी तो अमेरिका के अंदर क्रांति की शुरुआत हुई। क्रांति के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय हम आपके लिए लाते रहेंगे इतिहास के। हमारे वीडियो को जरूर आप लोग देखिए, चैनल को देखते रहिए, निश्चित रूप से आपको बेहतर ज्ञान प्राप्त होगा। और अध्ययन जारी रखिए। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।